यस बेटा जी। सो यस्टरडे हमने छोड़ा था, ठीक है, कहाँ पे छोड़ा था? द फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। जो फ्रिक्शन है वो जरूरी भी है, लेकिन वो एक बुराई भी है। ओके, अब इसमें आप ना जो मर्जी आप एग्जांपल आप डेली लाइफ में लिख सकते हो। ओके, मीन्स जैसे अब मान लो पेन के ऊपर आप लिख रहे हो, ओके सॉरी पेपर के ऊपर आप लिख रहे हैं, अगर पेपर और पेन के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन हुआ तो आप प्रॉपर लिख पाओगे, और अगर फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो पेपर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, टीयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड और आपने देखा होगा आपने, ठीक है, टायर्स के बीच में ग्रूव्स बनाए होते हैं। वो ग्रूव्स क्यों बनाए होते हैं? बिकॉज वी नो नॉर्मल दिस योर फ्रिक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसिस। तो रोड का सरफेस और टायर के ग्रूव के कारण जो सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन प्रॉपर हो जाता है। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव सीन दैट अगर आप हिली एरिया में जाए जहां पे अगर आइस पड़ा होता है तो वहां पे बार बार रेत फेंकते हैं, सैंड फेंकते हैं, बिकॉज आइस के बीच में और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए गाड़ी होती है रोड से ऑफ हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और भी देखा होगा आपने, ठीक है, जब बहुत ज्यादा हिमपात होता है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, देन व्हाट हैपेंस, जो जितने ऑफिसर्स हैं उस एरिया में, ठीक है, उनकी गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों के टायर्स के ऊपर चेन लगाई जाती है। ओके, लोहे की चेन लगाई जाती है, बिकॉज स्टील चेन और आयरन के उसके बीच में, स्नो के बीच में फ्रिक्शन प्रॉपर हो जाता है। ओके, so therefore friction is very very necessary in our daily life. Without friction our life will be hell, but sometimes if it is very very large then it is also an evil. Okay, so in order to reduce the friction, we can reduce friction. Okay, so I have written here some methods to reduce the friction. First is proper selection of the material. फर्स्ट इज व्हाट? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। मींस जैसे बेटे हमने लास्ट डे यस्टरडे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था भाई रोड के बीच में, कंक्रीट के बीच में और जो स्टील का टायर होता है, स्टील के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लेकिन रोड के बीच में और रबड़ के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। इसलिए हमने बाय सिलेक्टिंग अ प्रॉपर मटेरियल दैट इज कंक्रीट एंड रबर टायर, ठीक है, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। नंबर 2 बेटे पॉलिशिंग। पॉलिशिंग देखा होगा आपने, ठीक है, पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। पॉलिशिंग के कारण भी क्या हो जाता है, बोलो शाबाश, अगर हम किसी सरफेस के ऊपर पॉलिश करें, आपने देखा होगा जब आपके घर में मार्बल पड़ा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर बाद में पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग के कारण होता क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, और बहुत नरम हो जाता है। ओके, सो बाय पॉलिशिंग वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। नंबर 3 बाय ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन होता है बेटे, देखो आप गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं, ओके, तो उसमें लुब्रिकेंट ऑयल डालता है जिसको मोबिल ऑयल बोलते हैं। ओके, by lubrication you can reduce friction. okay, by air cushion। एयर क्वेश्चन बेटे दो सरफेसिस के बीच में अगर हम एयर क्वेश्चन बना दें, उनके बीच में थोड़ी सी एयर फ्लो कर दें तो दोनों सरफेसिस इन कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑल्सो बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बेटे यहाँ पे, यस, आ देखो सामने स्क्रीन पे देखो, ये मेरे पास जो है बॉल बीयरिंग है। ओके, ये बॉल बीयरिंग है, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ देखना बेटा, बॉल, ये जो बॉल भी रिंग है ना, ये बड़ा इसका क्या है बोलो सवास, ये बड़ा इसका आउटर रिंग है, और जो मेरी फिंगर जिसके ऊपर है वो इसका इनर रिंग है ना, और बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसके बीच में क्या है, बॉल्स है, स्टील बॉल्स। तो देखना जब मैं इसको घुमाऊंगा ना, देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ओके, आपको दिख रहा है घूमता हुआ? यस सर। हाँ, तो देखो बेटे जो बाहर वाला जो रिंग है, ये बाहर, यस, जो बाहर वाला रिंग है, ठीक है, ये क्या हो रहा है बोलो साहस, ये रोटेट हो रहा है, और इसके बीच में जो रिंग है, सॉरी बाहर वाला रिंग जो है वो स्लाइड हो रहा है, लेकिन ये स्लाइड हो रहा है बॉल्स के ऊपर, और बॉल्स जो है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, लेकिन अंदर वाला जो रिंग है वो स्टेशनरी है। ओके, so therefore by converting rolling friction, sliding friction to rolling friction, we can reduce what, this of friction. Okay, and last one is बेटे, yes, streamlining। streamlining का मतलब क्या होता है बेटे, देखो इधर लिसन, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ओके, जैसे एरो होता है, बाय कन्वर्टिंग स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, ये जो एरो होता है, ठीक है, इन दिस फ्लो, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग, आपने देखा होगा जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनका आगे से फेस ऐसा होता है। जितने भी हमारे पास क्या होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, शिप होती हैं, बोट्स होती हैं, वो भी आगे से ऐसी बनाई होती हैं। ओके, ऐसे होता क्या है, जब वो सेल करती हैं वाटर के बीच में, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। क्या होता है इसको बेटा बोलो साहस? स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, यस, एनी डाउट बेटा रिगार्डिंग दिस? नो सर।
ये अपने आप बेटे आप लिख सकते हो उसको, ठीक है, इसको ज्यादा उसके लोड नहीं है, ठीक है। हम इसमें मतलब आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, चाहे इसकी आप रेफरेंस बुक में देख लीजिए, बट आइदर इन 5-6 पॉइंट्स को आप याद रख लो, ठीक है। और भाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवन, उसमें तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी जोड़ दो ना, because in our daily life we need friction everywhere, okay, but if it increased certain beyond, then that is also an evil, or that is dangerous for us or for our mechanical tools and something others, okay. So beta now we will start chapter number 3, dynamics of circular motion. इसी का है chapter 4 and laws of motion का chapter 4, dynamics of circular motion. रूपाली मैम प्लीज फॉर्म गूगल फॉर्म करने से तुम देखो। हाँ जी सर, कर रही हूँ। बेटा जी रूपाली मैम गूगल फॉर्म जो अटेंडेंस के लिए शेयर कर रहे हैं, ओके, आप उसको फिल करिए विद इन 30 सेकंड। शाबाश। बेटा इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, टर्म्स हैं, ओके। चैप्टर का नाम है, दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 3, ओके। यूनिट नंबर 3 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका फर्स्ट चैप्टर था, हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड में हमने पढ़ा फ्रिक्शन, और थर्ड आ रहा है अब नाउ डायनामिक्स, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर। ये समझाओगे ना, सर्कुलर है मोइन, यस इवलिन बेटे समझाओगे? यस सर, यस सर। ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें बेटे सबसे फर्स्ट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल? बड़े ध्यान से देखना बेटे, आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिसन, ये बेटे देखो मेरे पास एक स्टोन है, ए स्टोन है जिसकी मास कितनी है m, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ओके, इसके सेंटर से, स्टोन के सेंटर से लेके ओ पॉइंट तक लेंथ, ये लेंथ कितनी है इसकी r, कितनी लेंथ है, स्मॉल r। अब बेटे देखो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ना, इसको रोटेट करूं तो ये यहां से पहले यहां पे जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊं तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा इधर को, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसको फोर्स चाहिए। कहाँ को चाहिए फोर्स? अंदर वाली साइड को, यहाँ भी अंदर वाली साइड को। जब ये स्टोन यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ भी इसको फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर और पॉइंट ओ, और जब ये स्टोन फिर यहाँ पे पहुंचेगा फिर इसको अंदर वाली फोर्स चाहिए। मीन्स अगर मैंने इस स्टोन को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करना हो, रोटेट करना हो, तो इसको एक कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए ना। Am I right or wrong? यस सर, राइट सर। अब इसको मैंने लगातार इसको यूनिफॉर्म मोशन से अगर मैंने इसको लगातार रोटेट करते रहना है तो स्टोन के ऊपर हमेशा सेंटर वाली साइड को फोर्स चाहिए, और वो बहुत जरूरी है, दैट इज नेसेसरी। अगर उस फोर्स को मैं हटा दूं या स्ट्रिंग को मैं छोड़ दूं तो जहां पे मैं छोड़ूंगा ये वहीं से एक स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा, है ना, ओके। सो देयरफॉर व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? The necessary force which is required to move a body on a circular path with uniform motion is called centripetal force. The necessary force, write down, the necessary force required to move a body, the necessary force required to move a body on a circular path, required to move a body on a circular path is called centripetal force, is called centripetal force। अब बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स होती कितनी है, बड़े ध्यान से देखना। यूनिट 2 में हमने, ठीक है, जो प्लेन वाला मोशन था, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वहां पे हमें एक रिलेशन मिला था, वहां पे v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जिस बॉडी का मास कितना m है और सर्कल की रेडियस कितनी है r है, o इसका क्या है, सेंटर है, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब v, और ये जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, है ना, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये कितनी है, ओमेगा।
और वेलोसिटी क्या होती है बेटे, बोलो शाबाश। वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मान लो ये बॉडी पूरे सर्कल के ऊपर या एक सर्कल बॉडी टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में कवर करती है, तो इस कैपिटल टी टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन सर्कल इज नोन एज व्हाट? टाइम पीरियड। ओके, और देखो बेटा, जब ये बॉडी यहां से स्टार्ट करेगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये? कितना करेगी बोलो शाबाश? एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई। और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लिया? t। तो देयरफॉर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होती है 2 पाई अपॉन t। और बेटे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी नू, इसको पढ़ लेते हैं नू, NU फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या बोलो सास? 2 पाई इंटू नू, 2 पाई इंटू नू। तो हमारे पास बेटे रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। और एक है बेटे हमारे पास रिलेशन एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। सो देयरफॉर हमारे पास फोर्स क्या होता है बेटे बोलो शाबाश? फोर्स होता है हमारे पास, बोलो शाबाश, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना आ गया? मास तो बॉडी का मास m ही है, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई? इफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ on which the body is moving, then it is equal to mv square upon r. Okay, also we know v square is equal to what? V is equal to r omega. So therefore आ गया हमारे पास v is equal to what? r omega whole square divided by r. So therefore it is equal to what? It is equal to m into r square into omega square divided by r. r से बेटे r क्या हो गया? कैंसिल। सो देयरफॉर हमारे पास आ गया कितना? दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना बेटा। यस, नाउ m इज m, r इज r, लेकिन जो ओमेगा उसकी वैल्यू कितनी है? यस, 2 पाई नू NU इसको नू पढ़ते हैं, ए जो है ना इसको नू पढ़ते हैं, और इसको मू, ए NU है, ये MU है, नू एंड मू। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2 पाई मू न्यू स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 पाई न्यू इज ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू mr into 4, 2 square 4 into pi square into nu square. So therefore you can say that centripetal force is equal to 4 pi square mr nu square. Okay, 4 pi square mr nu square. Yes बेटा जी, Yes, sir. जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। बेटा मैं लाइट ऑन कर रहा हूं, मेरे को बताना रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है, थोड़ा ना बादल हो गया बाहर। इज इट ओके? Yes, sir. बादल हो गए ना देर बाद। अब ठीक है? यस। अच्छा लिसन, चलो बेटे ये देखो इंपॉर्टेंट टर्म थी रिटर्न। Yes, sir. इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होती क्या है ना, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी इसका आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा था नो डाउट, लेकिन वहां पे चलता था। ओके, अब जो है हम सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना नहीं घूमेगी। मींस एक बॉडी को सर्कुलर मोशन के ऊपर घुमाने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए, उसको डायनेमिक रखने के लिए, चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स है ना, एक बॉडी को लगातार सर्कल के ऊपर घुमाने के लिए, ठीक है, हमें एक फोर्स चाहिए जो हमेशा बॉडी के ऊपर लग रही हो और सेंटर की साइड को लगी हो। दैट नेसेसरी फोर्स, जरूर लिखना नेसेसरी, द नेसेसरी फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ
with uniform motion is called centripetal force. Is called what? Centripetal force. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, हाँ देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने खुद अप्लाई की है ना, आई हैव अप्लाइड इट, और उसकी वजह से स्टोन क्या हो रहा है, घूम रहा है। ओके लिसन, आप कभी गाड़ी में बैठे हो, बस में? Yes, sir. इतनी देर के बाद जवाब आया है, भी सोचने पड़ा? No, sir. चलो ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे, ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर फोर्स लगाता है गाड़ी को और टर्न कर जाता है। ओके देखना इधर को, ड्राइवर जो होगा गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाता है और गाड़ी को ऐसे मूव कर देता है ना, गाड़ी ऐसे टर्न हो जाती है। तो इसका मतलब गाड़ी के ऊपर जो इस टर्न का जो क्या है सेंटर है, उसकी तरफ फोर्स लगी होती है। लेकिन जो बीच में पैसेंजर्स है वो बाहर भड़कता है, उनको धक्का है ना। जो पैसेंजर जो होते हैं वो बाहर वाली साइड को नहीं जाते। Yes, sir. Yes, sir. ये फोर्स कहां से आई? ये तो Inertia लगाई of नहीं, direction. ये तो लगाई नहीं थी। Inertia है। ये रिएक्शन फोर्स का ओरिजिन कहीं पे भी नहीं है। Reaction force. ये फोर्स Yes, जाली sir. है, नकली है, फिक्टिटियस। That is why this force which acts on the passengers, that force is called centrifugal force. Centrifugal, F-U-G-A-L, centrifugal force. सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैंने लगाई, उसका ओरिजिन है, मैं उसका ओरिजिन मैंने उसके ऊपर लगाई। अब मान लो स्टोन के ऊपर दो कीड़ियां थी, कीड़ी जानते ना आप, चींटी। Yes, sir. हाँ, तो जब मैंने स्टोन को घुमाया तो स्टोन, लेकिन वो कीड़ियां बाहर पड़ेंगी जाके इधर को ना, तो उन कीड़ियों के ऊपर फोर्स Yes, किसने sir. लगाई? इसका कोई ओरिजिन है ही नहीं है। तो therefore centrifugal force has no origin, that is why it is called pseudo force. Pseudo, P-S-E-U-D-O, pseudo or fictitious. fictitious का मतलब होता है, देखा होगा आपने ना, जब फिल्म लगती है तो all the characters in this movie or film are fictitious and they have no resemblance with Moin Anand. Okay, so therefore this force, why this centrifugal force is called pseudo force? Because it has no origin. That is why it is called fictitious force or pseudo force or imaginary force. And what is the direction of centrifugal force? Radially outwards. Away from the center. हाँ देखो बेटे, इसको बोलते हैं, ये जो वर्ड है ना, इधर को लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर वाली की साइड के ऊपर रेडियस के ऊपर लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियस के अलॉन्ग होती है लेकिन बाहर वाली साइड को होती है। एंड दिस फोर्स हैज नो ओरिजिन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड pseudo force. What is the magnitude of this force? ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका आर्टिकल सेम लिखना है, बिकॉज इट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। Centrifugal force is equal to centripetal force, but the direction of centrifugal force is always opposite to centripetal force. Centripetal force is a real force and centrifugal force is imaginary force. It is fictitious force. You can say it is imaginary, pseudo force. Why? Because it has no origin. So therefore it is not necessary. तो अगर आपको डिफाइन करने आएगा व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हाउ यू विल डिफाइन? देन यू विल डिफाइन अ फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये वो फोर्स है, ये तभी आएगी जब बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगी, लेकिन आएगी कहां से इसका आज तक मेरे को भी नहीं पता चला। इट हैज नो ओरिजिन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिक्टिटियस फोर्स और pseudo फोर्स और इमेजिनरी फोर्स। बेटे एनी डाउट? Yes. हाँ यस। No, sir. So, हाँ जी, centripetal force और centrifugal force दोनों इक्वल होती हैं?
दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होता है, यस, तभी मैंने बोला पूरे का पूरा आर्टिकल ऐसे रिवाइज कर देना, ओके। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसके ऊपर यहाँ पे लिख लो, इट हैज नो ओरिजिन। जब सवारियां देखो गाड़ी में बैठी होती हैं, टर्न लेती है बस, ठीक है, तो सवारियां अगर एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं ना बाहर वाली साइड को, वो धक्का किसने दिया, वो खुद सवारी को नहीं पता लगता है। सवारियां एक दूसरे को मुंह बना के देखती है, तू क्या कर रहा है ना। जितनी ज्यादा स्पीड से बस घूमेगी सवारियां उतनी एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, है ना। और हम एक दूसरे को देखते हैं भी हो क्या रहा है, इस फोर्स का पता ही चलता। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो फिर फोर्स जीरो नहीं हो जाना चाहिए कैसे? दोनों, तो फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए दोनों, अगर दोनों इक्वल है फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए फिर? हाँ तो जीरो हो ही जाती है, तो तभी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है। अगर अकेली सेंट्रीपिटल हो तो बॉडी मेरे मुंह पे नहीं आनी, अगर अकेली सेंट्रीपिटल होगी तो बॉडी मेरे मुंह पे आ जाएगी, ठीक है, सेंटर पे आ जाएगी ना बॉडी अगर अकेली हो तो। ये इसको काउंटर बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन ये पता नहीं चलता भी ये आती कहां से फोर्स, इट हैज नो ओरिजिन। आगे चले बेटा। यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, देखो बेटे, अब बड़ी मजे की बात है, देखना बड़े ध्यान से सुनो, सुनना ही है बस, इसको लिखना नहीं है। इधर देखो सारे यस। लोकेश बेटे अपनी स्क्रीन नीचे करो थोड़ा, आपका स्पेक्स दिखाई दे रही लोकेश? हाँ यस ठीक है, यस यस, अब चमक रहे हो। हाँ ओके, देखो अब बेटे जो देखो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स, बड़े ध्यान से देखना, ओके। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका ओरिजिन नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन है, लेकिन हमारे डेली वर्क में जो हमारी हेल्प करती है वो सेंट्रीफ्यूगल ही करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन है लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है, ओनली जस्ट रोटेट करने के काम आती है बस। लेकिन हम डेली लाइफ में जितने भी हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है, अपने काम निकालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल से होते हैं। अब देखो नंबर 1, आप वॉशिंग मशीन में जब गीले कपड़े रोटेटर में डालते हो, ड्राई करने के लिए डालते हो, तो आप वॉशिंग मशीन को रोटेट करते हैं, वॉशिंग मशीन को रोटेट करके हम कपड़ों को घुमाते हैं, ओके। लेकिन कपड़ों के बीच में जो सवारियां बैठी हैं, सवारियां कौन है? वाटर ड्रॉप्स। वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जैसे जैसे मशीन घूमती है वाटर ड्रॉप्स बाहर की तरफ आती हैं और वो बाहर आ जाती है मशीन, और हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं ना, ओके। Yes, sir. अब देखो मेरे तो बाल है नहीं है, लेकिन आपके बाल हैं। जब हम अपने हेयर को साफ करते हैं तो हेयर को साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं जोर से, ये भी हम वॉशिंग मशीन वाले काम करते हैं। हम बालों को रोटेट करते हैं, लेकिन बालों के बीच में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर को चली जाती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल, ओके। आप देखो आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, ये खाते हो, मिल्क प्रोडक्ट खाते हो, अब मिल्क में से क्रीम कैसे निकालते हैं? मिल्क में से क्रीम को निकालने के लिए जो होता है बड़ा पतीला होता है ना, आप वेरका प्लांट में जाओ, वहां पे बड़ा सा पतीला होता है, उसमें 1000-2000 लीटर मिल्क होता है। उस मिल्क को फिर एक रोटेटर के जरिए क्या करते हैं, बोलो साथ, सारे मिल्क को रोटेट करते हैं हाई स्पीड के ऊपर। अब मिल्क के बीच में जो क्रीम के पार्टिकल है उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है बेटा, बोलो? सेंट्रीफ्यूगल। और इसलिए सारे के सारे पार्टिकल होते हैं वो जो बर्तन है वहां पे, ठीक है, जो कंटेनर है उसके दीवार के साथ चिपक जाते हैं और वो फिर उसको क्रीम को निकाल लेते हैं ना। अच्छा, आपके घर में पंप लगा होगा, चाहे टुल्लू पंप है, जो भी पंप है, कूलर के बीच में पंप है, ये पंप जो होता है पानी को कैसे उठाता है? पंप जो होता है ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप उसके ऊपर वर्क करता है, ओके। और बेटे और कोई एग्जांपल दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? यस। अच्छा लिसन, और बड़े ध्यान से देखो, आपने केमिस्ट्री लैब में एक देखी होगी कि मोटर सी है ना, उसके बीच में टेस्ट ट्यूब डालते हैं और बड़े जोर से घुमाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है केमिस्ट्री लैब में ना, उसका ऐसे एक डब्बा सा होता है, उसके बीच में 3, 4, 5 या 6, मतलब अगर आप लैब, मेडिकल लैब के ऊपर जाएं तो मेडिकल लैब में भी जब हम कई बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं या कोई भी यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट है ना, तो कई टेस्ट होते हैं, उनमें हमने देखना होता है भाई जो क्या बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड में से निकालते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं, तो वहां पे आपका 100 ml ब्लड जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के बीच में डाल देते हैं और उस ब्लड को बड़े जोर से रोटेट करते हैं।
ब्लड जो होता है नीचे नीचे बैठ जाता है, प्लाज्मा ऊपर रह जाता है और वो प्लाज्मा निकाल लेते हैं। ओके, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। अच्छा अब देखो बेटे, यस नेक्स्ट जो कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यस व्हीकल टेकिंग टर्न, राइट डाउन आर्टिकल बेटे, व्हीकल टेकिंग टर्न on a level road, vehicle taking turn on a level road, vehicle taking turn on a level circular road, road turn, यस। अच्छा देखो मित्र बेटे, लिसन बड़े ध्यान से, इस आर्टिकल का मतलब समझ गया बेटे? यस प्रगुण बिंद्रा, Yes, sir. बेटे आपको आर्टिकल का मीनिंग समझ आया? Yes, sir. सुन लो, इसका मतलब है ना, मान लो आपके पास एक टॉय कार है। कौन सी कार है? टॉय कार। और Toy car. आपका जो कमरे का फर्श है वो लेवल्ड है ना, पूरा मिस्त्री ने जब बनाया होगा, कारपेंटर उसने, सॉरी मैसन ने जब बनाया होगा, तो बिल्कुल लेवल्ड है ना। अब जब उस कार को आप ना लेवल रोड के ऊपर टर्न करेंगे तो उसको बोलेंगे योर टॉय कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए लेवल रोड, है ना। ओके, सो देखो बेटे, यस here is the turn, बड़े ध्यान से देखना, here is the turn और a level road है, and here is the car, okay, weight of the car is what? That is in downward direction, weight is equal to what? mg, okay। तो ये जो टायर होगा, देखो जब व्हीकल जो होगा मूव करेगा तो इस अंदर वाली साइड को, ये जो ए वाला टायर होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी फ्रिक्शन F1, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा बोलो शाबाश? R1। जो दूसरे वाला टायर है इसके ऊपर भी फोर्स कहाँ होगी? सेंटर वाली साइड को। इस फोर्स को मैं बोल दूंगा 2 F2, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? R2। लेकिन जो R1 प्लस R2 हो कितना होगा? वो हो जाएगा mg के बराबर, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके बेटा जी, ओके। Yes, sir. अब लेट हियर इज द सेंटर ऑफ दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न। तो अंदर वाली साइड को फोर्स कौन सी लगी है? यस, Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? F1 and F2 है ना। F1 and Yes, F2, sir. they are providing the necessary centripetal force. So therefore F1 plus F2 is equal to mv square upon r, mv square upon r। ये कहां से आया mv square upon r? यस बेटा, अब पीछे किया हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में ना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रही हो और उसके लिए वेलोसिटी v हो, रेडियस r हो और उस बॉडी का मास m हो, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एंड आई एम राइटिंग हियर इट इज इक्वल टू म्यू r1 प्लस म्यू r2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो टायर नंबर 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है? R1, और इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? F1। और टायर नंबर 2 के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? F2, और उसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना है? R2। एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां से बेटे म्यू को कॉमन लेके आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, नाउ यस फिगर पे जाओ, व्हाट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट? mg. mg. mg।
So therefore mu is equal to mg is equal to mv square upon r. m से m कैंसिल हो गया बेटे. So therefore mu is equal to v square upon rg. v square upon RG. हाँ, देखना बेटे बड़े ध्यान से लिसन. अगर आपने एक ऐसे रोड के ऊपर देखना, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी गाड़ी की और आपने उसको टर्न करना हो तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा चाहिए ना. और अगर फ्रिक्शन उतना नहीं मिला, वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी जो होगी वो फिर पलट जाएगी. एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर रेडियस बहुत छोटा होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा चाहिए. अगर रेडियस बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन कितना है? कम. ओके. सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन in this case is directly proportional to v square and it is inversely proportional to radius. सर जी बेटा. सर इस टर्न पे अगर हमारी गाड़ी ना मतलब एक्सीडेंट, तो फिर वो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? कैसे कैसे? सर जो ये इक्वेशन डिराइव की उसमें क्या क्या कंडीशन हो जिससे हमारी जो कार है वो उसका एक्सीडेंट ना हो, मतलब ये सर्कुलर टर्न पर. मैक्सिमम को बेटे अगले अगले आर्टिकल में बताता हूं मैं ना. अच्छा, इतना चल गया आपको पता? यस सर. आगे बेटे आगे लिसन, इधर देखो मेरे तरफ सारे. यस, अगला आर्टिकल है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ टर्म्स या बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. आप पहाड़ी इलाके में गए हो कभी? Yes, sir. आपने देखा होगा बेटे वहां पे जब आप गए होंगे पहाड़ी इलाके में, तो वहां पे जो रोड के बाहर वाला हिस्सा होता है ना, मोड़ के बाहर वाला हिस्सा, वो ऊपर को होता है ना. यस सर. Yes, sir. देखना इधर. एक कौन सा टर्न बनाया मैंने बताना बेटे. इज इट लेवल्ड और कैसा है? लेवल्ड है ना? यस सर. यस सर. Yes, इसको sir. नाम भी है, ये लेवल रोड है. लेवल रोड है. लेकिन अगर इतना ही मोड़ मान लो मैंने मंडी में बनाना हो, शिमला में बनाना हो, तो ऐसे रोड बन ही नहीं सकता वहां पे. अगर रोड बन गया तो मैं बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गए. गाड़ियां जो होगी उनको प्रॉपर या सफिशिएंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी. इसलिए इस रोड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको मैं ऊपर उठा देता हूँ ना. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये जो रोड का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, देखो ए आ गया, मान लो रोड, ए लेवल रोड है, और अगर टर्न ऐसे घूमना होगा तो बाहर वाला हिस्सा ऐसे घूमा, ऐसे ना, इतना ऊंचा होता है. आपने देखा नहीं मौत का कुआं? यस सर. तो मौत का कुआं जो होता है, देखो बाहर वाला हिस्सा कितना ऊंचा होता है ना. तो जितना ज्यादा टर्न कम होगा उतना ज्यादा ऊंचाई होगी. एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग. इसको बोलते हैं, आर्टिकल का नाम है बेटे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. BANKING, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. तो इसके लिए आप देखो बेटे, आप खुद लिख लेना इसको. भाई वी नीड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन हिल एरियाज बिकॉज सफिशिएंट necessary and sufficient centripetal force, because necessary and sufficient centripetal force is not available in hilly areas. जल्दी लिखो बेटे, टाइम होने वाला शायद. टू
to negotiate the turn. To negotiate the turn. Therefore, in order to provide the necessary and sufficient centripetal force, to negotiate the turn, the outer side of the road, the outer side of the turn, या road, turn लिख लो, outer side of the turn is raised to sufficient extent, comma, this is called as banking of tracks. This is called as banking of tracks, as shown in the figure. As shown in the figure, theta is called angle of banking. Theta is called angle of banking. थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। बेटा जी आपने वो कर दिए अपना गूगल फॉर्म? Yes, सर मैम प्लीज रूपाली मैम एक और दोबारा कर दें अगर वो बच्चा बाद में आया हो। हाँ जी बेटा, तो आपको बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का पता चल गया? yes, sir. यस सर आपको अगर आएगा व्हाट इज बैंकिंग, आपको आएगा अगर बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, तो आपने क्या बोलना? इन ऑर्डर टू नेगोशिएट अ टर्न इन हिली एरियाज, okay, the radius of the circle is less and proper friction due to availability of proper friction, non-availability of proper friction between the tire and the turns road, the necessary and sufficient centripetal force is not available. So in order to negotiate the turn and to provide the necessary and sufficient centripetal force, the outer side of the track is raised to some sufficient extent from the inner side. अब जहां पे टर्न रेडियस कम है वहां पे ज्यादा रेज किया होता है, जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे कम किया होता है। ओके ओके, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स एंड एज शोन इन फिगर, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, इज कॉल्ड एंगल ऑफ Banking. यस बेटे, आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, उनको आपने अपनी उस पे करना है, ठीक है।